गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे श्वसन के बारे में। पिछले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने श्वसन के बारे में पढ़ा था, जिसमें वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में हमने देखा। वायवीय श्वसन जब ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जबकि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित होता है तो इसमें लैक्टिक अम्ल और जो है अल्कोहल बनते हैं और ये जो श्वसन है ये अवायवीय श्वसन कहलाता है। मानव में श्वसन की क्रिया को हम देखेंगे। अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख सकते हैं। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? क्या आप उस समय को नोट कर सकते हैं जब आप अपनी सांस को जितने टाइम आपने रोक कर रखा? यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दे रखी है 10.2। इसमें देखिए सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, जितनी बार और उसको बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? जितनी बार हम सांस लेते हैं उतनी बार ही छोड़ते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम प्रति मिनट जो है श्वसन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और 1 मिनट में ली जाने वाली श्वसन की जो संख्या होती है उसे कहते हैं श्वसन दर। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। जब आप आराम से बैठे हैं तब श्वसन दर को 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं और तेज़ दौड़ने के बाद आप 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेते हैं, नोट करें। सारणी 10.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से करिए। उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो वो तेज़ी से सांसें लेने लगता है या लगती है और इसके स्वरूप हमारी जो कोशिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे ऊर्जा का लेवल भी बढ़ता है। अब देखिए आप इसमें आगे यहाँ पे हम बात करेंगे। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। सामान्य अगर हम बात करें 15 से 18 बार सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। और अगर जब हम व्यायाम करते हैं या तेज़ दौड़ते हैं, मेहनत का काम करते हैं तो हम 1 मिनट में लगभग 25 बार सांस को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी श्वसन दर 25 हो जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि गहरी सांस भी लेते हैं। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण हो सके। यहाँ पे जो टेबल दे रखी है इसमें अगर आप चाहें तो अपनी जो सामान्य स्थिति में 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, 10 मिनट तक तेज़ चलने के बाद 1 मिनट में आप कितनी बार सांसें ले रहे हो, 100 मीटर दौड़ने के बाद आप 1 मिनट में कितनी बार सांसें ले रहे हो और विश्राम की अवस्था में सामान्य आप 1 मिनट में कितनी बार सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं। यहाँ पे जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो क्या होता है कि जो शरीर के अंदर रुधिर जो है उसका रुधिर के अंदर ऑक्सीजन का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी जो कोशिकाएं हैं इनको अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को भी बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक ऊर्जा मिलती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में कोशिकाओं को मिलेगी उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा जो है वो मुक्त होगी, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रिया के बाद हमें भूख क्यों लगती है? बिल्कुल, हम शारीरिक क्रिया करने के बाद हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है वो काम में आती है और अधिक ऊर्जा की हमें ज़रूरत होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें भूख लगती है। पहले जानना चाहती है कि जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? जब हमें नींदें होते हैं तो आपकी श्वसन दर कम हो जाती है। क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? नहीं। जब हमें नींद आने लगती है तो हम जो है झपकी अगर हमें आती है या नींद आने लगती है तो हम जमाइयाँ क्यों लेते हैं? हमारे जो है शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए। अब देखिए गतिविधि 10.3 की हम बात करें। किसी व्यक्ति का सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे ज़्यादा होती है? जब हम तेज़ दौड़ते हैं, भारी सामान को उठाकर चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो श्वसन दर ज़्यादा होती है। बैठे रहते हैं, बैठे बैठे सब्जी काट रहे हैं
बातें कर रहे हैं तो श्वसन दर कम होती है। अपने अनुभव के आधार पर 10.3 में दिए गए क्रियाकलापों में श्वसन दर की बढ़ती दर में क्रम में लिखिए, यानी किस क्रियाकलाप में सबसे कम और किस में सबसे ज़्यादा श्वसन दर होती है। जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो श्वसन दर ज़्यादा, सामान्य चलते हैं तो श्वसन दर सामान्य, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो श्वसन दर बढ़ती हैं, पढ़ते हैं तो सामान्य श्वसन दर रहती है, कपड़े धोने में श्वसन दर बढ़ जाती है और सोने में श्वसन दर सबसे कम होती है। अब हम बात करते हैं हम सांस क्यों लेते हैं। अब हम श्वसन की क्रियाविधि को जानेंगे। सामान्य हम अपने नथनों से वायु अंदर लेते हैं, यानी नासा द्वार के द्वारा हम सांस को अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथनों में नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर जो है किस तरह से श्वसन की क्रियाविधि होती है ये आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम नाक से सांस लेते हैं। नाक से सांस लेने के बाद ये जो ऑक्सीजन है इस नासा गुहा से होते हुए इस सांस नली के अंदर आती है। यहाँ आने के बाद ये दो भागों में बट जाती है, दोनों फेफड़ों की तरफ। इसके बाद दोनों ये जो सांस नली है इसके अंदर आगे कई सारी और नलियाँ आपको जैसा कि दिख रही हैं, इनसे होते हुए चारों तरफ फैल जाती है और लास्ट में इनके ऊपर टोपीनुमा संरचना है, यहाँ तक जाती है, यानी फेफड़ों के अंदर आ गई है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये रुधिर में मिलके पूरे शरीर में पहुँचती है, कोशिकाओं तक, और जो है जो हमने खाना खाया है उसका होता है विखंडन। देखिए यहाँ पे वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों में घिरी हुई रहती है। यहाँ पर ये जो आपको रिंग जैसी संरचना दिख रही हैं ये पसलियाँ हैं। इनके नीचे जो है जो पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं वो फेफड़े हैं। देखिए सबसे पहले नासा गुहा है, इसके नीचे एक और नली है जो मुख गुहा है यानी मुख है। ये लंबी नली जो आपको दिख रही है ये ग्रसनी है। इसके बाद ये सांस नली है। ये दो अलग अलग फेफड़े आपको दिख रहे होंगे। नीचे की तरफ ये जो बना हुआ है ये डायफ्राम है। जैसा कि आपको कल मैंने क्लास ली थी उसमें आपको एक एक्टिविटी बताई थी, उसमें बॉटल के नीचे जो हमने बैलून लगाया था, बैलून जिस तरह से काम करता है बिल्कुल वैसे ही डायफ्राम की क्रियाविधि को वहाँ पर वो बैलून दर्शाता है। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी हुई है। एक बड़ी पेशीय परत जो कि डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों के बने पिंजर की गति शामिल होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ये गति हमारे वक्ष गुहा में आयतन को बढ़ा देती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो है डायफ्राम नीचे की ओर होता है, जिससे क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में आती है। जैसे कि हमने कल वाली गतिविधि में देखा था कि जैसे ही हमने जो बैलून उसमें लगाया है उस रबड़ को नीचे खींचते हैं तो दोनों गुब्बारे फूल जाते हैं हवा से। तो वो इसलिए फूलते हैं, जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है ताकि जो है फेफड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आयतन मिले और जो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ली जा सके। और जैसे ही हम डायफ्राम को यानी वो जो रबड़ था उसको ऊपर की तरफ करते हैं तो दोनों जो गुब्बारे हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बॉटल के नीचे हमने बैलून लगाया था वो डायफ्राम की क्रियाविधि को दर्शाता है। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर हो जाती हैं जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है जिसके कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। तो यहाँ पे जो आपके टॉपिक था श्वसन का ये कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। आज आपको जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव में श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए। जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है किस तरह से पसलियों से जो पसलियां हैं इनको फेफड़ों को ढके हुए हैं, नाक से हम सांस लेते हैं जो कि ग्रसनी से होते हुए सांस नली में यहाँ पे जा रहा है, फिर फेफड़ों में किस तरह से जाता है, तो ये पूरी क्रियाविधि समझानी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको लिखना है श्वसन दर किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं और सेंड करने हैं मुझे। थैंक यू।